नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को यह थंबनेल दिख रहा होगा, आरएस मेंस तैयारी कैसे करें विशेष सेशन। यह विशेष सेशन क्यों लाया गया है, आप सभी को इसकी पूर्ण जानकारी होगी कि हाल ही में आरएस 2023 के प्री के एग्ज़ाम हुए हैं और आरएस प्री के एग्ज़ाम्स के बाद में जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, आरएस एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा अनुमानित कट ऑफ जारी की गई है या अनुमानित कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि वे सभी विद्यार्थी जिनके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं या जिनका स्कोर 90 प्लस हो रहा है, वे सभी बिना समय गवाए आरएस मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आरएस प्री एग्ज़ाम के बाद में जितने भी आरएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो कट ऑफ से ऊपर अपने आप को सेफ स्कोर में समझ रहे हैं या जिनका स्कोर 90 से अबव है, जो सेफ जोन वाले हैं, वे सभी अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्वयं को सुशोभित करने का सपना देख रहे हैं। और प्रत्येक युवा साथी जिन्होंने भी आरएस के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनका, उनके माता पिता का और उनके परिवार का वह सपना पूरा करे, इसी को लेकर हम यहाँ एक विशेष सेशन लेके आए कि आरएस प्री सिर्फ एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम था। आरएस प्री कोई विशेष एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल क्वालिफाई करना है। जो फर्स्ट है आरएस में, जिसने 100 से अबव नंबर लाए हैं या जो कट ऑफ के करीब रहा है, उन सभी को आरएस मेंस का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन आरएस का यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझें तो आरएस एग्ज़ाम में 3 पैटर्न होते हैं। एक प्री जो कि क्वालिफाई एग्ज़ाम है, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। इन तीनों में जो आरएस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, महत्वपूर्ण सीढ़ी माना जाता है, वह माना जाता है आरएस मेंस। और जिन विद्यार्थियों की आरएस मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है और जिन्होंने आरएस मेंस में बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, तो उनके लिए इंटरव्यू केवल एक औपचारिकता रह जाती है। वे निश्चित रूप से जो उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखा है, उस सपने को वह पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ एक विशेष सेशन आप लोगों के लिए लेके आए कि आरएस मेंस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार से शुरू करें और उसमें किस विषय को हम ज़्यादा महत्व दें और किस तरह से हम रणनीति के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आरएस मेंस को पूरा समझना कि आरएस मेंस क्या है। तो देखिए, आरएस मेंस एग्जाम जो है, यह एक स्टूडेंट ओरिएंटेड एग्जाम है। स्टूडेंट ओरिएंटेड एग्जाम कि आरएस मेंस वह पूर्ण रूप से उस प्रतिभागी पर निर्भर करता है जिसने आरएस मेंस लिखा है। क्यों है? क्योंकि आरएस मेंस एक लिखित परीक्षा है। पूर्ण रूप से इसमें विद्यार्थी के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, जिसने भी प्री क्वालिफाइड किया है और जो मेंस एग्जाम में बैठ रहा है, उसको आरएस मेंस लिखना होता है। यानी कि यह एक तरह से लिखित परीक्षा है जो कि विद्यार्थी की, जो आरएस मेंस में बैठ रहा है, जो आरएस मेंस लिख रहा है, उसकी लेखन शैली, उसकी भाषा शैली, उसके विश्लेषण क्षमता, उसकी तर्क शक्ति और उसके बौद्धिक क्षमता का यह क्या है? परीक्षण है। समझना, यह उस विद्यार्थी जो आरएस मेंस की परीक्षा में बैठ रहा है या जो आरएस मेंस लिख रहा है, उसकी लेखन शैली की, उसकी भाषा शैली की, उसके विश्लेषण क्षमता, उसकी तर्क शक्ति और उसकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण है। और जो विद्यार्थी इन सब में अपने आप को
सफल सिद्ध कर सकता है वह निश्चित रूप से आरएस मेंस में अच्छे अंक प्राप्त करता है। और आरएस मेंस में अच्छे अंक प्राप्त करना यह एक तरह से उस दीवार को या उस बाधा को पार करना होता है जिसमें विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी इस जाल में यानी मेंस में फंस जाते हैं कि उन्हें ज्ञान तो बहुत होता है, उनका बहुत अच्छा बौद्धिक क्षमता होती है, उनकी बहुत अच्छी विश्लेषण क्षमता होती है, बहुत अच्छी वो तर्क कर सकते हैं, लेकिन उनकी लेखन शैली और उनकी भाषा शैली इस तरह से सुदृढ़ नहीं होती है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुसार वह लिख सके, उसके अनुसार वह भाषा का प्रयोग कर सके। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी लेखन शैली बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने का मतलब है उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भाषा का शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन उनकी विश्लेषण क्षमता और तर्क शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जो उस एग्जाम के लिए जरूरी होती है। तो इसीलिए यह एक तरह से स्टूडेंट ओरिएंटेड एग्जाम है, पूर्ण रूप से स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वह कैसा लिखता है, कैसी भाषा का प्रयोग करता है, कैसे तर्क वह देता है, किस तरह से वह सकारात्मक सोच रखता है, किसके प्रति वह नकारात्मक जो है भाव रखता है, किस तरह से वह आंसर को एक संतुलित रूप से या कह सकते हैं मध्यम मार्ग के रूप में अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है उत्तर के रूप में। तो इस तरीके से यह पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड एग्जाम है। और जब पूर्ण रूप से स्टूडेंट ओरिएंटेड एग्जाम है तो अब आरएस की तैयारी के लिए विद्यार्थी क्या करे, किस तरह से स्वयं को इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाए। तो इसका सबसे जो प्रमुख है वह है स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी। एक तो विद्यार्थी खुद अध्ययन करे, पहले तो हर एक टॉपिक का खुद स्व अध्याय करे, अपने अनुसार उसका अध्ययन करे, स्व अध्याय करे। उसके बाद दूसरा जो आता है वह है कि जो उसने अध्ययन किया है उसको एग्जाम ओरिएंटेड नियमित उसकी लेखन शैली का, भाषा शैली का अभ्यास करे। यानी कि नियमित रूप से वह लेखन शैली का रोज जो भी उसने अध्ययन किया है उसको एग्जाम ओरिएंटेड पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर लिखे कि जो मैंने पढ़ा है, चाहे वह ज्योग्राफी का पोर्शन है, चाहे वह हिस्ट्री का है, चाहे वह आर्ट एंड कल्चर का है, चाहे वह हिंदी का है, चाहे वह अंग्रेजी का है, चाहे वह पॉलिटी है, पब्लिक एड है, जितने भी जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का सिलेबस के अनुसार नियमित अध्ययन करें। उसके बाद नियमित रूप से उसका लेखन करें, भाषा शैली का नियमित अभ्यास करें कि जो मैंने पढ़ा है, जो सिलेबस के अनुसार मैंने पढ़ा है उसको किस तरह से मैं लिखूं। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वहां एक तो विशेष रणनीति की, कि किस रणनीति के अनुसार मैं अध्ययन करूं, किस रणनीति के अनुसार मैं उस अपने स्व अध्याय को एग्जाम ओरिएंटेड लिखूं ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त करूं। और विशेष रणनीति के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वह है उचित मार्गदर्शन। एक प्रॉपर गाइडलाइन भी आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वह सही पढ़ रहे हैं, क्या जो आप लिख रहे हैं वह एग्जाम ओरिएंटेड लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न में पूछा कुछ और जा रहा है, आप भटक कर लिख कुछ और रहे। हालांकि प्रश्न की प्रकृति हमें एक जैसी ही लगती है, लेकिन उत्तर लेखन जो होता है या लेखन शैली होती है वह हमारी प्रश्न के ओरिएंटेड होनी चाहिए, न कि हमारे ज्ञान के ओरिएंटेड। हमें आता सब कुछ है, लेकिन हमारे ज्ञान को प्रश्न के साथ किस तरह से समायोजित करना है कि जो प्रश्न में पूछा है उसको कैसे हम लोग लिख सकें, यह करने के लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है। और इसके लिए एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए यह एक विशेष सेशन लेके आ रहे हैं कि किस तरह से आप आरएस की तैयारी करें, किस तरह से आप आरएस की तैयारी की शुरुआत करें। क्योंकि कई विद्यार्थी यह सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या कोई हमें कोर्स परचेज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन जिन बिंदुओं पर मैं बात करूंगा, सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा कि आरएस की तैयारी हम कहां से प्रारंभ करें। क्लियर? और कहां से प्रारंभ करने का जो तरीका है वह दो बिंदुओं पर निर्भर करता। एक तो सबसे पहले जब भी आप आरएस की मेंस की तैयारी की शुरुआत करें
वैसे तो कहा जाता है कि जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगो कब। यानी कि जो कल की सोच रहा है उसकी आज शुरुआत करो, और जो आज की सोच रहा है उसकी शुरुआत अभी करो। और इसी धारणा के साथ आज हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं कि आरएस मेंस की तैयारी कैसे प्रारंभ करें। तो आरएस मेंस की तैयारी प्रारंभ करने का सबसे पहला जो पहली सीढ़ी है या जो पहला प्रयास है वह आपका है पाठ्यक्रम सिलेबस। कि आरएस मेंस का सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करें, सिलेबस को अच्छे से समझें। तो आज हम इस सेशन में सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करेंगे कि हमारे आरएस मेंस का सिलेबस क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा, पाठ्यक्रम के बारे में पता नहीं होगा, वह क्या पढ़ना चाहता है, क्या उसको पढ़ना चाहिए और कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्या कहीं ऐसी पॉइंट तो नहीं है जो उसने ऑलरेडी पहले प्री में पढ़ रखे हैं और उसी को ही यदि वह मेंस में वापस पुनः दोहरान करता है तो किस तरीके से वह उसे पढ़े, किस तरह से उसका दोहरान करे। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस का समझ, सिलेबस की पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम सिलेबस की, उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न की, आरएस मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। क्योंकि प्री का तो एकदम क्लियर है, जो कि आरपीएससी ने इस बार किया है कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू पेपर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन भरना निश्चित अनिवार्य है। यदि आप एक ऑप्शन नहीं भरते हैं 5 में से तो आपको नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसलिए 5 में से एक जो है गोला तो आपको भरना ही भरना है, एक उत्तर तो देना है, चाहे वह सही हो सकता है चाहे वह गलत हो सकता है। और एक ऐसा ऑप्शन भी दिया जिसमें आपको अनउत्तरित लिखना था कि इसका कोई भी उत्तर मेरे अनुसार नहीं है। जो सीढ़ी या बाधा हम पार कर चुके हैं, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में 2 पॉइंट पर ध्यान रखना है, एक तो सिलेबस पर, दूसरा एग्जाम पैटर्न पर। और यह कहें कि आरएस मेंस की जो भी विद्यार्थी यह क्लास देख रहे हैं उनकी आरएस मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है, यह समझकर इसको जो है तैयार करें और यहीं से आरएस मेंस की तैयारी को शुरू करें। एलएम ज्योग्राफी के साथ जुड़कर निश्चित रूप से अपनी सफलता की मंजिल को पार करें। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। देखिए सबसे पहले राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बात करेंगे। सबसे पहले तो परीक्षा योजना में आपके कुल 4 प्रश्न पत्र होने वाले हैं, 4 पेपर होते हैं। और सामान्यतः आरएस का जो पेपर्स रखा जाता है वह दिन में एक भी रखा जाता है कि पर डे एक पेपर होगा, या कई बार दिन में 2, कि एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और 2 दिन में आपका जो है एग्जाम मेंस पूरा हो जाता है। यानी कि इसमें कुल 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो कि सामान्य अध्ययन का होगा और यहां 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 3 घंटे की आपकी समय अवधि होगी कि 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र को अटेंड करना है, जिसका कुल अंकन जो होगा वह कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का। इसी तरह से सेकंड पेपर वह भी सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, जिसमें 200 अंक का होगा, इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। तीसरा जो पेपर है थर्ड, यह भी सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, 200 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय। लेकिन जो चौथा पेपर है वह सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होगा, यह भी 200 अंकों का होगा और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि यहां बात करें कि टोटल जो है मुख्य परीक्षा, यहां जो परीक्षा है कौन सी, मुख्य परीक्षा, यहां मुख्य परीक्षा कितने अंक की होने वाली है, 800 अंक की मुख्य परीक्षा आपकी होने वाली है। क्लियर? और 100 अंक का इंटरव्यू, कुल 900 अंक में से आपकी मार्किंग होगी। अब यदि हम पिछले आरएस के रिजल्ट का अध्ययन करते हैं तो जिस विद्यार्थी ने
या जो भी प्रतिभागी जिसने 800 में से 400 अंक जिसने प्राप्त कर दिए वह निश्चित रूप से आरएस होगा, क्योंकि सामान्यतः 50% तक का जो है मेरिट रहती है। अब हमें भी जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी करें वह 800 अंक से को लेकर तैयारी ना करें कि मुझे 800 अंक का है लेकिन मुझे 800 अंक नहीं लाने, मुझे लाने हैं 400 प्लस। कि किस तरह से मैं 400 प्लस अंक प्राप्त कर सकूं, और जिस विद्यार्थी ने भी 400 प्लस अंक प्राप्त किए हैं वह निश्चित रूप से आरएस बना है। और इसीलिए जितने भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखने वाले हैं या मेंस लिखेंगे, उन सभी के मन में एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके इतनी अच्छी मेहनत करनी है या इतनी मेहनत करनी है कि मैं 400 प्लस अंक प्राप्त कर लूं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में मेरे 100 प्लस अंक हो। कितने हो? 100 प्लस। और 100 प्लस यदि अंक चारों पेपर में आप कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो है सुशोभित होंगे, प्रशासनिक अधिकारी के पद को सुशोभित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक ही लक्ष्य रखना है कि मुझे सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है, और जो भी चारों पेपर हैं उन चारों पेपर को इस तरह से तैयार करना है कि मेरे 100 प्लस अंक आ जाए, ना कि मुझे 200 अंक प्राप्त करने। क्योंकि कई विद्यार्थी अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, उनका पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, किन्हीं का ज्योग्राफी बहुत अच्छा होता है, किन्हीं की हिंदी अच्छी होती है, किन्हीं की इंग्लिश अच्छी होती है। लेकिन यह आरएस एक ऐसी एग्जाम है जिनमें सभी विषयों की जो है जानकारी बराबर होनी जरूरी है। और इसीलिए आपके जब विषय के बारे में हम देखेंगे, एक एक प्रश्न पत्र में विषय का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक में एक विषय नहीं है, सामान्य अध्ययन के कई विषय उसमें समायोजित है और सब में बराबर तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए सभी में इस तरह से अपने आप को समायोजित करना, इस तरह से रणनीति के हिसाब से हमको पढ़ना है कि हमारे 100 प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्लस अंक प्राप्त हो जाए। हो सकता है कुछ कमी रहेगी वो लिखने में, और यदि आपने किसी में 100 प्लस नहीं ला पाए लेकिन 90 से अबव है और किसी में 100 से, तो एक तरह से संतुलित 100 और 100 प्लस का आंकड़ा हमारे पास रहता है, और वह एक कह सकते हैं कि सेफ साइड मानी जाती है मेंस के लिए। तो हमें 100 प्लस के लिए तैयारी करनी है, न कि 200 प्रत्येक पेपर के 200 800 के लिए तैयारी करनी है। 100 प्लस के लिए तैयारी करेंगे, हो सकता है बहुत अच्छी आपकी लेखन शैली है, बहुत अच्छी आपकी तर्क शक्ति है, अच्छे विश्लेषण आप कर सकते हैं, अच्छा आपको बौद्धिक जो है क्षमता है, आप में आपकी लेखन शैली है, तो 200 के करीब या 200 अंक भी ला सकते हैं। लेकिन 100 प्लस का तो हमारा टारगेट रहना ही चाहिए, और इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि प्रत्येक प्रश्न पत्र, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे फोर्थ है, इसमें हमें किन विषयों के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए, हम एक एक प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कौन कौन से विषय के बारे में हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सिलेबस के अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा योजना के अंतर्गत प्रश्न पत्र पहला। प्रश्न पत्र पहला जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, और यहां प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसकी चर्चा हमने की। लेकिन पहले प्रश्न पत्र में किन विषयों के बारे में पूछा जाएगा, तो पहले प्रश्न पत्र को 3 अलग अलग इकाइयों में बांटा गया। इकाई फर्स्ट, जिसका संबंध किससे होगा? इतिहास, यानी कि हिस्ट्री से संबंधित होगा, जिसमें विश्व का इतिहास भी है, भारत के इतिहास को भी पूछा जाएगा, और राजस्थान के इतिहास को भी पूछा जाएगा, और साथ ही साथ कला संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति के संबंध में यहां आपका जो है पहला पेपर होगा, जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत और उनकी कला संस्कृति के तहत प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो इकाई 2 है, इसका संबंध है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से, जिसमें विशेष रूप से भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में आपसे पूछा जाएगा, और कुछ समसामयिक
बिंदु जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे। मुख्य रूप से भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद इकाई 3 जिसमें समाजशास्त्र, अब समझना इकाई 3 में समाजशास्त्र भी है, प्रबंधन भी है, लेखांकन भी है और अंकेक्षण भी है। अब यहां जो है यहां 4 सब्जेक्ट के रूप में यानी 4 भागों में बटा हुआ 4 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकेक्षण के भी पूछे जाएंगे, लेखांकन के भी पूछे जाएंगे, प्रबंधन मैनेजमेंट के भी पूछे जाएंगे और समाजशास्त्र सोशलॉजी के। और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हम इतिहास में कितना भी पढ़ें लेकिन पूरे में से पूरे नंबर लाना संभव नहीं है। अर्थशास्त्र का हम कितना भी गहन अध्ययन कर लें लेकिन कहीं न कहीं हमें आंकड़ों को लेके, कहीं न कहीं हमें फैक्ट को लेके गलती हो जाती है, तो पूरे में से पूरे अंक मिलना संभव कम होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जहां से छोटे प्रश्न यानी 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न हमें ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर, वहां इन 4 को बहुत अच्छे से तैयार करें। उसके बाद अर्थशास्त्र और इतिहास का भी अध्ययन करें और इस तरह से संतुलित अध्ययन करें कि 3 घंटे में वहां 100 प्लस अंक प्राप्त कर सकें इन सब्जेक्ट में, प्रश्न पत्र फर्स्ट में। अब इसमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से हमें लिखना है, इन सब पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि प्रश्न पत्र फर्स्ट जो कि 200 अंकों का होने वाला है, उनमें इकाई 3 में 3 विषय नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 विषय। और यदि हम अलग अलग भागों में इसको विभाजित करें तो इतिहास के भी 3 पोर्शन है, कला संस्कृति है। तो इस तरह से कई छोटे छोटे जो है टॉपिक्स और विषयों का यहाँ समावेश होता है। और कहा जाता है कि फर्स्ट पेपर में नंबर कम आते हैं, यानी मेहनत ज्यादा मांगता है लेकिन इसमें नंबर कम आते हैं। कम आने का कारण है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, कीवर्ड होते हैं जो हमें ना हम लिख पाते हैं, नहीं हमें वह कीवर्ड कम मिलते हैं। इसीलिए मेंस में शब्दकोश, कीवर्ड की बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो हमें जब भी आप तैयारी करें कीवर्ड के साथ तैयारी करें कि मुझे विश्व इतिहास के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फ्रांस की क्रांति से पूछे जा रहे हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से पूछे जा रहे हैं, चाहे वहां हमें अन्य किसी भी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, एकीकरण को लेके पूछे जा रहे हैं, किसी नीति को लेके पूछे जा रहे हैं, तो उसके संबंध में क्या कीवर्ड, क्या शब्दकोश होना चाहिए कि हम यदि उनके शब्दों का प्रयोग हमने अपने आंसर में करें तो हमारे आंसर का जो वैल्यू है वह अच्छी हो जाए और जितने अंक उस प्रश्न के में है उसके अनुसार हमें नंबर भी मिले। यदि 2 अंक हैं तो 2 अंक में से 2 अंक कैसे मिले, 5 अंक है तो 5 अंकों में अधिकतम अंक हम कैसे प्राप्त कर सकें, इसको आधार बनाकर हमें इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा पेपर सेकंड जो कि सामान्य अध्ययन का है। यहां भी 200 अंकों का होगा, इसमें भी 3 घंटे का समय। लेकिन इसमें जो आते हैं प्रथम इकाई जिसमें प्रशासनिक नीति शास्त्र है पूरा, सेकंड में सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, और थर्ड है पृथ्वी भूगोल जिसमें भूगोल और भूविज्ञान, इसके अंतर्गत विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भी है। यह भी ध्यान रखना, इसमें विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। इस तरह से जो है इस विषय को यानी पेपर सेकंड को, और कहा जाता है कि पेपर फोर्थ के बाद में सबसे ज्यादा जो अधिकतम अंक दिलाने वाला है वह पेपर कौन सा है, सेकंड। इसमें विद्यार्थी 100 से अधिक का अंक, 100 प्लस अंक इजीली प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहां जो है पूरा यहां एक तो कॉन्सेप्ट बेस है, यहां पे ज्यादा फैक्ट नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के फैक्ट को यदि लिख दिया है तब भी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि यहां एक तरह से क्या है, विज्ञान की तरह है जो, और विज्ञान क्या है, प्रयोग पर आधारित है, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है।
और भूगोल जो है वह भी विज्ञान के प्रतिरूप के रूप में देखा जा रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, तो वह इसमें। अब इसमें विद्यार्थी मेहनत कैसे करें, तो इसके लिए भी हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास समसामयिक घटना के आधार पर अच्छा कंटेंट हो, टॉपिक के अनुसार कंटेंट जो वर्तमान से जुड़ा हुआ हो, एक तो वह आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं कि पृथ्वी भूगोल में जब अपन जाते हैं, विश्व के भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो ज्वालामुखी और भूकंप एक टॉपिक दे रखा है। और कई बार प्रश्न आता है कि विश्व में ज्वालामुखी के वितरण को समझाइए, विश्व में भूकंप के वितरण को समझाइए, या वैश्विक भूकंप वितरण वाले प्रभावित क्षेत्रों के बारे में हमें बताइए। तो उस समय हमें यदि वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई स्थान जो कि भूकंप से या ज्वालामुखी के कारण प्रभावित है, तो उसको रेफरेंस के रूप में जरूर उत्तर में मेंशन करें। जैसे उदाहरण के लिए यदि भूकंप को लेकर किसी तरह का प्रश्न आता है, तो हाल ही में देखा होगा मोरक्को में भूकंप आया है, नेपाल और भारत में भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसीलिए यदि ऐसे पॉइंट्स को जो समसामयिक घटना के आधार पर जुड़े हुए, समसामयिक रूप से जो चर्चित हो, उनको यदि आप अपने उत्तर में मेंशन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो उत्तर शैली होगी वह अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगी, और अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व ही अपना प्रभाव दिखाता है। निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम अध्ययन करें वह एक तो स्पष्ट होना चाहिए, दूसरा वर्तमान या समसामयिक घटना चक्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चाहे जैसे उपग्रह प्रणाली के बारे में आप पढ़ रहे हैं या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो जो हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित है और वैश्विक स्तर पर एक विशेष अपनी पहचान रखता हो। चाहे वह भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो पॉइंट्स हैं उन पर विचार करिए। चंद्रयान जैसे जो भी वैश्विक उपग्रह प्रणाली के रूप में हैं, या ऐसे कोई उपग्रह प्रक्षेपास्त्र जो कि अपनी विशेष स्थान रहते हैं, उन पर या उन का यदि आप अपने उत्तर में समायोजित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत अच्छा नहीं प्रभावशाली होगा, और वह अपना प्रभाव निश्चित रूप से अंकों पर दिखेगा और अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसलिए यहां एक टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा अधिकतम अंक प्राप्त देने वाला है। चौथा पेपर तो है ही, चौथे पेपर के बाद में यह पेपर सबसे ज्यादा, और इसीलिए अधिकांश विद्यार्थी देखे होंगे कि कहते हैं कि साइंस बैकग्राउंड वाले सेलेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह पोर्शन उनका बहुत अच्छा होता है और इसमें और चौथे पेपर में वह अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो यदि फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में कुछ कमी रह जाए तो ये सब पेपर जो है उसकी भरपाई कर लेते हैं, और जो प्रत्येक पेपर में 100+ का आंकड़ा है वह पार कर जाते हैं और निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस पेपर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कब? जब आप तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले इन पेपर पे बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। जैसे नियम से, ओम का नियम है, फेराडे के नियम है, चाहे अन्य कोई नियम है, भौतिक भूगोल के संबंध में कॉन्सेप्ट है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए शुरुआत में ऐसे टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें जो आपको नंबर भी ज्यादा दिलाए और कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी कम पढ़ना पड़े। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं तीसरे पेपर की। तीसरा पेपर यहां भी किससे संबंधित है? सामान्य अध्ययन से। यहां भी 200 अंकों का होगा और इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन इसमें जो है कहा जाता है कि नंबर कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो देखिए इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले, यानी कि यहां पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें भारत की जो है राजनीति भी आएगी, विश्व की राजनीति भी आएगी और समसामयिक मामले भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से यहां एक तरह से करंट जो पॉलिटी है उस पर निर्भर करता है। जिनकी करंट पॉलिटी है, करंट जो है के साथ वह पॉलिटी को अटैच करके पढ़ता है, तो वह इसमें अच्छे अंक प्राप्त करता है। तो इसमें फर्स्ट इकाई में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले हैं। इकाई 2 में लोक प्रशासन और प्रबंधन की जो है अवधारणा है, उसके संबंधित मुद्दे हैं और गत्यात्मकता है। और तीसरा जो है वह है खेल है, योग है, व्यवहार है और विधि है। तो यह पेपर जो है कहा जाता है
कि इसमें विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है और अंकों का देखा जाए तो अन्य प्रश्न पत्रों की अपेक्षा अंकन कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यह एक तरह से हर विद्यार्थी के लिए अपने आप में एक नया विषय होता है। ना तो इसके संबंध में हम प्री में ज़्यादा अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्री में केवल हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अध्ययन करते हैं, हम राजस्थान भारत की पॉलिटी और या संविधान का ही अध्ययन करते हैं, विश्व राजनीति का या समसामयिक मामलों का अध्ययन नहीं करते हैं। लोक प्रशासन और प्रबंधन की का भी अध्ययन हम प्री के अनुसार प्री में नहीं करते हैं, तो इसीलिए यह टफ सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब इस टफ को अधिकतम अंकों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसमें जो है विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा मेहनत 2 और 3 इकाई पर, बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए खेल और योग, व्यवहार और विधि, लोक प्रशासन और प्रबंधन, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके बाद जो है वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर, चाहे वह केंद्र की हो, चाहे वह राज्यों की हो, चाहे वह स्थानीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था है, तीनों स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को हमें अच्छे से अध्ययन करना है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, वर्तमान में उसकी संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ना है, उसमें जितने भी पदाधिकारी या पद हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी नियुक्ति के लिए, उनके त्याग पत्र के लिए, उनकी शक्तियों के बारे में जितना भी हमें सिलेबस के अनुसार पूछा जा सकता है। और सिलेबस के अनुसार हमें पता कैसे चलेगा? जब हम पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे और पुराने प्रश्न पत्र के अनुसार जिस टॉपिक में जैसा पूछा गया है उसके अनुसार हमें इसमें अध्ययन करना होता है। और इसके लिए तो मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से कहूंगा कि लोक प्रशासन के लिए आप ज्यादा नहीं भटके। लोक प्रशासन के लिए आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड की जो क्लास 11th और 12th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती है, इन बुक्स का बहुत अच्छे से अध्ययन करें एक तो। और प्रबंधन के लिए जो है इसमें व्यावसायिक प्रबंधन, व्यावसायिक प्रबंधन की जो क्लास 11th और 12th की जो बुक्स आती है उनमें जो टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। क्योंकि पूरा पेपर जो है इन दोनों का, यह जो पेपर है सेकेंड इकाई, वह इन दोनों पर विशेष रूप से निर्भर करता है और इसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों किताबों को पहले तो अच्छे से आप जो है पढ़िए, टॉपिक वाइज अध्ययन करिए जो हमारे सिलेबस में, और उसके बाद जब टॉपिक आप अध्ययन करें तो उस टॉपिक के बारे में देखें कि पिछले पेपर्स में जो भी 13 हैं, 18 हैं, 16 हैं, जब जब मेंस के एग्जाम हुए हैं 21 है, उन प्रश्न पत्रों में क्या पूछा गया है, उन प्रश्नों को और प्रश्न की भाषा शैली को समझें और प्रश्न की भाषा शैली को समझकर इन बुक्स के आधार पर आप उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपका उत्तर कई दृष्टिकोण में अधिक प्रभावशाली होगा। एक स्पष्ट लेखन शैली होगी, भाषा शैली होगी, तर्क शक्ति भी होगी, उसमें बौद्धिक क्षमता भी होगी, विश्लेषण क्षमता भी आपकी होगी। यानी कि जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट की एबिलिटी चाहिए वह सभी आपको इसके आधार पे मिलेगी। और इसीलिए इसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन किताबों का पहले अध्ययन करें, अच्छे से टॉपिक का अध्ययन करें, पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें और उसके बाद जो है इनको पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा क्या मिलेगा, लेखन शैली का अभ्यास के साथ साथ एक अच्छा यूनिक आंसर आपको मिलेगा जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं और लिखने के साथ अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया होगा थर्ड। और इसके बाद जो है चौथा पेपर जो कि आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होगा, यह भी आपका 200 अंक का होगा। अब इसमें हिंदी 120 का होता है, अंग्रेजी 80 अंकों का होता है और यह प्रश्न पत्र पर निर्भर करता है। तो अब देखिए बात आती है यहाँ की, और यहाँ जो है 200 अंक, यहाँ कहते हैं कि आरएस में सिलेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वह 4th पेपर का होगा। और इसमें तो निश्चित रूप से आपके 100+ नंबर आने ही चाहिए। और तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वह अपनी भाषा, चाहे वह हिंदी मीडियम के हो चाहे वह अंग्रेजी मीडियम को, उनकी भाषा जो है इस पर निर्भर करती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे निश्चित रूप से
यदि आप 150 के आसपास नंबर लाते हैं तो कई सब्जेक्ट जहां कमियां रही है पिछले 3 पेपर में, उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है हिंदी की, सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी कहां से पढ़ें? अब देखिए, हिंदी में सामान्यतः यहां से जो प्रश्न आते हैं वह व्याकरण से संबंधित ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद निबंध है और पत्र लेखन के लिए। तो इसके लिए मैं विद्यार्थियों से एक ही बात करूंगा कि आप कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप पढ़े नहीं, अपने अनुसार अभ्यास करें। जैसे व्याकरण के संबंध में बात करते हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची। यहां एक ऐसे टॉपिक है जो नंबर भी दिलाते हैं और इसके लिए आपको कहीं कोचिंग करने की या किसी टीचर से पढ़ने की नहीं। हाँ, आप कोई अच्छी बुक, रेफरेंस बुक अच्छे से जो है आप यूज करें। विशेष रूप से जो हमारे अभी शिक्षण व्यवस्था में जो चल रही है 9th 10th 11th 12th, उन किताबों का आप प्रयोग करें। उनमें संधि, समास, उपग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके संबंध में जो भी नियम हैं, जो भी इनके संबंध में व्याख्याएं, इनकी परिभाषाएं, उनको पहले तो अच्छे से समझें और उनको समझने के बाद इनका जो प्रयास से है, कहते हैं कि इनका अभ्यास कहां से करें, तो इनका अभ्यास समाचार पत्रों के माध्यम से करें। समाचार पत्र, जो भी आपके यहां समाचार, जो हिंदी का हिंदी, इंग्लिश का इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में जो शब्द है, उन शब्दों का अपनी एक विशेष, एक अलग से डायरी बनाएं, उन शब्दों को लिखें और हिंदी के शब्द लिखें, हिंदी के व्याकरण वाले शब्द लिखें और फिर उस शब्द को देखिए कि वह संधि युक्त है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द है कि पर्यायवाची शब्द है, और वह जो शब्दकोश आपका जो तैयार होगा वह निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा अच्छा हो। और सामान्यतः इसमें वे शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं जो वर्तमान में समाचार पत्रों में सुर्खियों में होते हैं या समाचार पत्रों में ज्यादा प्रचलित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी हाल ही में देखिए आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, और जब आदर्श आचार संहिता लगेगी तो समाचार पत्रों में आपको सबसे ज्यादा शब्द देखने को मिलेगा, वह मिलेगा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। तो जो उल्लंघन शब्द है, अब यहां उल्लंघन जो शब्द आ रहा है, यह शब्द किस प्रकार से हिंदी के व्याकरण में है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, या इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, या इसका जो है समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है। इस तरह से जो शब्द समाचार पत्रों में आते हैं, इन शब्दों को अपने सिलेबस के अनुसार, संधि है तो संधि के अकॉर्डिंग, समास है तो समास के अकॉर्डिंग, उपसर्ग प्रत्यय के अकॉर्डिंग नियमित रूप से 10 से 20-50 शब्दों का निश्चित रूप से अध्ययन करें, तो आपकी व्याकरणीय जो समस्याएं यह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि वहां पे हमें लिखना है, आपसे पूछा जाएगा कि ला उपसर्ग के 2 शब्द लिखिए। अब ला उपसर्ग के 2 शब्द, यदि आपने इसको अपने अनुसार ला शब्द से, ला इलाज है, ला जवाब है, अपने अनुसार यदि पढ़ रखा है, लिख रखा है, तो वहां पे लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही शब्द आएगा आप उसका विद इन सेकेंडों में उत्तर लिख देंगे, और वह जो समय की बचत होगी वह आपको आगे जब आप पत्र लेखन करेंगे या निबंध लेखन करेंगे तो उसमें समय की जो आपकी समय सीमा है उसको कभी भी वो क्या कम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही दूसरा, जितने भी हमारे पत्र हैं सिलेबस में, जितने भी हमारे पत्र हैं, चाहे वह कार्यालय पत्र हैं, शिकायती पत्र हैं, अर्धशासकीय पत्र हैं, शासकीय पत्र हैं, या अन्य जो भी हमारे सिलेबस में, उन पत्रों का नियमित रूप से अभ्यास करें। नियमित रूप से एक पत्र लिखें, पहले उसका प्रारूप को समझें, प्रारूप को समझने के बाद में नियमित रूप से एक कार्यालय पत्र लिखा, एक दिन आपने अर्थशास्त्रीय पत्र, क्योंकि जितने ज्यादा आप पत्र लिखेंगे, लेखन शैली, उसमें शब्दों का जो समावेश होगा, जो आपके प्रारूप का जो एक तरीका होगा, वह इतना अच्छा होता जाएगा कि जब परीक्षा में जैसे ही प्रश्न आएगा आपको प्रारूप एकदम क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से उस पत्र को लिख पाएंगे। इसीलिए नियमित रूप से एक तो पत्र लिखें जो आपके सिलेबस में दे रखे। उसके अलावा बात आती है निबंध की। अब निबंध का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन निबंध लिखने के लिए निबंध का प्रयास करें। प्रयास 2 तरीके से करें।
एक तो वर्तमान में जो समसामयिक जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वह पर्यावरण को लेके हैं, चाहे वह महिला सशक्तिकरण को लेके हैं, चाहे वह अन्य किसी वर्ग विशेष से लेके हैं, सांप्रदायिकता को लेके हैं, वैश्विक राजनीति को लेके हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पहले से ही अपने दिमाग में सेट करें कि इन मुद्दों पे प्रश्न जो है निबंध आने की संभावना। और ये पता चलता है जब हम पुराने पेपर्स देखते हैं तो पता चलता है 4 में से 2 ऐसे निबंध होते हैं जो सामान्यतः हमें सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो चर्चित रहते हैं। तो एक तो आप निबंध को पढ़ें, पहले तो नियमित रूप से निबंध का पूरा अध्ययन करें जो पुराने किताबों में है या कहीं पर भी आपने पढ़ा, चाहे समाचार पत्रों में, चाहे निबंध से संबंधित जो पुस्तकें आती हैं उन पुस्तकों के आधार पर पहले तो उसको पढ़ें, उसको लिखने की कोशिश पहले उसको पढ़ें, फिर उसको समझें कि इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे पर्यावरण को लेके बात है तो पूरा पर्यावरण बहुत है, लेकिन पर्यावरण के किस भाग में पर्यावरणीय समस्याओं को लेके हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को लेके हैं या पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से संबंधित है, तो सबसे पहले तो उसमें जो शब्दकोश हैं उसके भावार्थ को, उसकी जो है ये कह सकते हैं कि निबंध में किसके बारे में जानकर उसको लिखें, फिर उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। किताब की कॉपी या निबंध की कॉपी नहीं करें, हम अपने विचारों को उसमें लिखना है तो अपने अनुसार उस शब्दकोश का प्रयोग करते हुए नियमित रूप से एक पैराग्राफ लिखें। पूरा निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है, नियमित रूप से यदि आप एक निबंध तैयार करते हैं तो उसको 4 भागों में बेटे मुझे इसको 4 अलग अलग पैराग्राफ में 50-50 शब्दों में लिखना है, तो 4 पैराग्राफ में से नियमित एक पैराग्राफ लिखें और उसमें समसामयिक की जो घटनाएं जो है, जो मुद्दे हैं उनको भी उसमें दें। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उससे संबंधित है उनको भी अच्छे लिखें, अच्छे कोटेशंस आपके दिमाग में हैं, किसी के विचार हैं, किसी के शब्द हैं, उनको भी कोट करते हुए लिखें। और लेखन शैली का यहाँ जो है एक पूरा निरंतर नियमित अभ्यास होगा, तभी हम इन पेपर्स में अच्छे अंक, जिस तरह से हिंदी की बात की वैसे हम इंग्लिश का भी नियमित अभ्यास करें। और इस तरह से यहाँ जो है परीक्षा की पूरी एक तरह से 4 पेपर में 200 अंक का जो पेपर होने वाला है, प्रत्येक पेपर उसमें कौन कौन से विषय हैं उनके बारे में चर्चा की। अब सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 200 अंक है इसको हमें कैसे पूछा जाएगा, जो परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस पर विद्यार्थी सबसे कम ध्यान देता है लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, वह इस पर देना होता है। इसे कहते हैं परीक्षा की योजना, कि जो मुख्य परीक्षा की योजना है। अब देखिए हमने कहा कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कितने होने वाले हैं, 4 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पॉइंट क्लियर। अब 4 में से जो है जो 3 जो है ये सामान्य अध्ययन से संबंधित। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और पार्ट सी होगा। ये 3 पार्ट होंगे। अब इन्हें पार्ट ए में 15 शब्द के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अधिकतम अंक कितना होगा, 2, यानी कि 2 अंकों के या 15 शब्दों के प्रश्न आएंगे। उसके बाद 50 शब्द जिसका अंकन कितना होगा, 50 अंक। और तीसरा पार्ट सी यह 100 शब्दों का होगा जिसका अंकन कितना होगा, 10। इस तरह से आपको प्रश्न में। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं, विद्यार्थी क्या करता है जब तैयारी करता है तो वह ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है कि जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसने इस परीक्षा पैटर्न को नहीं समझा है उसको मेंस की तैयारी करने से पहले इस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पैटर्न से ही पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब देखिए समझना, आपके जो पेपर होने वाले हैं 4, प्रत्येक कितने अंक का होने वाला है, 200 अंक का। अब देखिए समझना, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी जो है यहां दोनों मिलाते हैं तो यहां 100 और कुछ में प्लस 100 और 100 प्लस अंकों का होता है। और जो पार्ट सी है और यहां 100 और कुछ में 100 से कम अंकों का होता है। कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें यहां पार्ट केवल 60 अंक का है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें यहां 100 का है।
कुछ, जबकि ए और बी कुछ में 100 का है तो कुछ में 140 अंक का भी है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसने भी रणनीति के साथ तैयारी की है वह इस पैटर्न को फॉलो करता है तो निश्चित रूप से कम मेहनत में अधिकतम अंक प्राप्त करेगा। कैसे, देखिए, अब इसमें आपको 15 शब्द और 50 शब्द के आंसर देने हैं। तो इसमें एक तो नंबर जो है वह ज्यादा, यदि आपने फैक्ट लिखे हैं, आपको प्रश्न में पूछा गया और आपने प्रश्न में चारों फैक्ट लिखे हैं तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने की संभावना रहती है, ये ध्यान रखना। और इसमें भी 5 में से अधिकतम अंक मिलने की संभावना रहती है। और इसीलिए मैं तो विद्यार्थियों से यही बात करता हूं कि पूर्व में जो मेरा अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों ने 2 और 5 अंकों पर मेहनत की है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के प्रश्नों पर जिसने भी मेहनत की है वह निश्चित रूप से 100+ अंक लाएगा। और शुरुआत हमें यहीं से करनी है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब छोटे छोटे प्रश्नों का आप संकलन करेंगे, पढ़ेंगे, उनका उत्तर लिखेंगे, अच्छे से शब्दकोश तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इन पर ज्यादा फोकस करना और उसके बाद हर टॉपिक का, जो भी विषय, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक एक अच्छे से प्रश्न जो 10 अंकों का भी तैयार कर लें। और यदि आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है और बड़े प्रश्न तैयार नहीं होते तो छोटे अंकों के आधार पर भी बड़े प्रश्नों को विश्लेषण के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर लिखा जा सकता है। तो इसीलिए आपको ए और बी पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। नियमित रूप से कम 10 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन के आंसर तो लिखने ही लिखने। चाहे आप कोई भी विषय पढ़ें, चाहे छोटे पढ़ें, चाहे 4th पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2nd पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे 3rd पढ़ रहे हैं, चाहे 1st, सब में इस पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जिन विद्यार्थियों ने इन पर मेहनत की है उसके लिए यह पार्ट्स बहुत आसान होता है, क्योंकि यह पार्ट्स विशेष रूप से समसामयिक घटनाओं के आधार पर पूछा जाता है और लिखा जा सकता है। जब आपके पास में 2 नंबर और 2 अंक और 5 अंक के अच्छे प्रश्न तैयार हैं तो उसको 100 शब्दों में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी छोटी बात को बड़ा चढ़ा के कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन बड़ी चीज को कम शब्दों में लिखना सबसे बड़ी जो है क्या है। और यहाँ RS यही सबसे देखता है कि आपको ज्ञान कितना है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप ज्ञान को कितने शब्दों में समेट लेते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बहुत कम बोलता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बात को कुछ शब्दों में ही कह देता है और इतनी सटीक और स्पष्ट बात करता है कि सामने वाला, जो सुनने वाला है, उसको भी लगता है कि नहीं, साहब ने सही कहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, इन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना। अब बात आती है LM ज्योग्राफी आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। तो देखिए, LM ज्योग्राफी शीघ्र ही अपने RS मेंस के जो है शुरू कर रहा है बैच, जो कि एप्लीकेशन में, LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगे। अब ये बैच कब से शुरू होंगे इसके लिए आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। जल्द ही यह बैच हमारे RS मेंस के शुरू होने वाला, जिसमें हम किस पर बात करेंगे, नाम से ही क्लियर है, LM ज्योग्राफी, यानी कि यह पूर्ण रूप से ज्योग्राफी को समर्पित प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हम भूगोल के संबंध में, चाहे वह विश्व का भूगोल हो, चाहे वह भारत का हो, चाहे वह राजस्थान का, यानी कि आपका जो पेपर 2nd है, यहां आपका जो पेपर 2nd है, पेपर 2nd में जो इकाई 3rd, जिसे हम पृथ्वी भूगोल, जिसमें भूगोल और भूविज्ञान है, इसके संबंध में आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इसमें से और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो पहले तो आपको जो भी एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल होगा वह परीक्षा योजना के अनुसार इकाई 3rd, जो प्रश्न पत्र 2nd की जो इकाई 3rd में जो पृथ्वी भूगोल है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें खंड A आपका है विश्व का भूगोल है, जिसमें पृथ्वी की संरचना और भूवैज्ञानिक समय सारणी है, प्रमुख भू आकृति प्रदेश, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल है, भूकंप है, ज्वालामुखी, इनके प्रकार, वितरण, उनका प्रभाव है, प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं हैं, प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं। इसके बाद दूसरा है भारत का भूगोल, जिसमें प्रमुख भू आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख भू आकृति का विभाजन है, नदियां हैं, जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन है, जनसंख्या है। और इसके बाद है राजस्थान का जो खंड है,
खंडसा राजस्थान का भूगोल, जिसमें भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, इसमें से अधिकांश हम प्री में पढ़ते हैं, कुछ मेंस में है जो प्री में नहीं थे। तो इसके अनुसार हम जो है एक तो भूगोल का विषय का अध्ययन करें। अब आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए समझना यहां से कि जो आपका इकाई थर्ड पृथ्वी जो भूगोल है, जिसमें 3 भाग है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है और राजस्थान। ये जो भूगोल का है, इसमें आपको कहानियां नहीं सुनाई जाएगी, थ्योरी या नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे। अब इसमें जो हमारी परीक्षा योजना है, परीक्षा योजना में पार्ट ए, पार्ट बी और जो पार्ट सी है, जिसमें 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक, यानी कि यहां कहें 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द, ये जो शब्द सीमा है, इन शब्द सीमा में जो भी आपके विश्व के भूगोल के, भारत के भूगोल के, राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक हैं, उनके प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा कि यदि आपके विश्व भूगोल में पृथ्वी की संरचना है, तो पृथ्वी की संरचना को लेके 2 अंक के क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 5 अंक के क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 10 अंक के क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उनका लेखन, कि यदि आपको 15 शब्द में पूछा है तो उसका उत्तर 15 शब्द सीमा में कैसे लिखा जाए, 50 में पूछा गया है तो 50 शब्द सीमा में कैसे लिखा जाए, और 100 में पूछा गया है तो 100 शब्द सीमा में कैसे लिखा जाए। एक तो ये, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनमें कौन सी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि आपकी जो है कीवर्ड क्या होने चाहिए, उसकी जो है लेखन भाषा शैली जो तारतम्यता युक्त होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई फ्लो में जो लिखा जाता है आंसर, कि पढ़ने वाला एक बार में ही समझने कि प्रश्न के अनुसार जो पूछा है वो सब कुछ लिखा है, चाहे वो फैक्ट है, चाहे वह आपको कॉन्सेप्ट है, चाहे वह स्थान विशेष को पूछा है, तो वह आप इस तरह से लिखें कि एक बार में ही जो कॉपी चेक करा है उसको क्लियर हो जाए कि जो प्रश्न में पूछा गया है वह या उसके संबंध में विद्यार्थी ने पूरा लिखा है और वह आपको अधिकतम अंक दे। पूरे में से पूरे अंक दे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम अंक दे। और मैं तो ये कहूंगा कि आपने इनको यदि बहुत अच्छे से लिखा है तो इनमें सबसे ज्यादा अंक मिलने की संभावना रहती है, और इसीलिए इनका अभ्यास हम ज्यादा करेंगे और साथ ही साथ इनका अभ्यास को भी हम क्या करेंगे ताकि हमें अधिकतम अंक मिले। इस तरह से हम यहां पूरा करवाने वाला। बस अब आपको यह बताना है, कमेंट्स करें कि बैच कब शुरू करें। आप कमेंट्स में जाके ये जरूर लिखें कि सर इस तारीख को बैच शुरू करें, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है फीस। इस बार फीस विद्यार्थी तय करेंगे कि इस टॉपिक की, यानी जो हम इकाई सेकंड पेपर की जो इकाई थर्ड पृथ्वी भूगोल कर रहे हैं, तो इसके लिए फीस क्या होनी चाहिए, यह विद्यार्थी जो तैयारी करने वाला है खुद तय करें। क्योंकि कई विद्यार्थियों ने प्री में जो आप लोगों ने सहयोग, यानी कि जब RS प्री के हमने राजस्थान का भूगोल, भारत के भूगोल का जो हमने पाठ्यक्रम शुरू किया था और कई विद्यार्थी हमसे जुड़े थे, उन विद्यार्थियों का जब हमारे पास वापस फीडबैक आया जो एक सकारात्मक फीडबैक था, और वही सकारात्मक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक ने हमें पॉजिटिव एनर्जी दी इस कार्य को करने के लिए। तो इसलिए हमने इस बार विद्यार्थियों पर क्या है कि 1-2 चीज़ों पे आपको कमेंट्स करके बताना है। पहला कि बैच कब शुरू करें, कौन सी डेट से शुरू करें, यह तय आपको करना, क्यों तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, RS आपको बनना है।
दूसरा फीस भी तय आप करें कि सर इतनी फीस रखें ताकि हम आराम से इसको पढ़ सकेंगे और एग्जाम तक पढ़कर तैयारी करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें बता रहे हैं वह है कि जो भी टॉपिक आपको डेली पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, प्रश्नों के आंसर में है, उसका संडे को जो है एक पेपर होगा जो आपको अपने स्तर पर देना है। आपको प्रश्न पत्र भेज दिया जाएगा, एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल होगा, अपने अनुसार उसकी जो है आपको क्या करना है, तैयार करना है, यानी उत्तर लिखना है और स्वयं का परीक्षण करना है। और अगले संडे जो नया जो संडे आएगा उस पर हम उस प्रश्न पत्र का वापस क्या करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, एक यूनिक आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और आप जब उसको आंसर को अपने आंसर से मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा हमें कितनी कमी है, कितना सुधार की आवश्यकता है, और इस तरह से हम निरंतर अभ्यास करेंगे। तो देखिए, हम ज्योग्राफी को लेके तो हम बात करेंगे, ज्योग्राफी के सिलेबस के अनुसार जितने टॉपिक है उन सब पर हम जो भी हमारा फॉर्मेट है पार्ट ए बी सी, इसके अनुसार हम जो है सिलेबस को पूरा करेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ हम राजस्थान के जो 25% अंक का जो राजस्थान का पोर्शन है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, इसके संबंध में, पब्लिक एड के संबंध में, हिस्ट्री के संबंध में जो भी हमारे विषय, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, उसके संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वह प्रश्न हम आपको देंगे। उसके संबंध में को रेफरेंस जो है बुक है या रेफरेंस जो मटेरियल है वह हम आपको किसी तरह से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवाएंगे ताकि आप ज्योग्राफी के साथ अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी निरंतर करते रहें और जो आपने एक सपना देखा है, जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, वह पूरा करें। तो हाँ साथियों, यह जो है मेंस पूरा आपको लिखना है, आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो सब कुछ निर्धारित आपको ही करना है। तो आप अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कह सकते हैं दिल और दिमाग के अनुसार पूरे क्लास को देखने के बाद कमेंट्स करें और साथ ही जो आपसे एक अपेक्षा की गई है वह अपेक्षा के आंसर आप जरूर दें। और उसके बाद हम नए बैच की यानी कि आरएस मेंस का एक स्पेशल बैच की शुरुआत करेंगे। अब एक और चीज है कि इसमें हम हजारों की भीड़ को नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम लिमिटेड स्टूडेंट को ही पढ़ाने वाले हैं। तो जब यह हम कोर्स लॉन्च करेंगे उसके नीचे सीटों का रेफरेंस देंगे कि इतनी सीट ही इसमें है और पहले आओ पहले पाओ की रणनीति पर हम काम करेंगे और जितने विद्यार्थी होंगे उनका ही हम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि केवल एक अध्यापक के रूप में नहीं, उनको पूरी मेंटरशिप के साथ में मेंस में कैसे सफलता प्राप्त करनी है और इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इस पर भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे। निरंतर उनका मार्गदर्शन करते हुए उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसके संबंध में जो भी आपके सुझाव हैं वह भी कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके सुझाव जो सकारात्मक सुझाव होते हैं निश्चित रूप से वह हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सकारात्मक कहा जाता है पॉजिटिव एनर्जी गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। यदि हमारे में सकारात्मक ऊर्जा है तो वह सकारात्मक ऊर्जा सदैव हमें सकारात्मक परिणाम भी देगी। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम गुणवत्तापूर्ण जो है अध्ययन करें, यानी मतलब ऐसे कंटेंट का अध्ययन करें, ऐसा अध्ययन करें कि पढ़ने के बाद हमें यह फील हो कि नहीं, जो हमने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, सिस्टमेटिक पढ़ा, हम लिख सकते हैं और हमारे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना आत्मविश्वास आ जाए कि हमें कोई भी प्रश्न पूछे तो हम उसका आंसर बिना किसी झिझक के अच्छे से शब्दकोश के साथ, कीवर्ड के साथ लिख सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके कमेंट्स के बाद एक बैच के रूप में एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में। और साथ ही आप लोग जो है, जो नए विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं, वह एलएम गूगल प्ले स्टोर में जाके एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो आरएस मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जो एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन से जुड़े, उन्हें बता दें कि अब यह एप्लीकेशन मोबाइल के साथ साथ आप अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में भी जो है खोल सकते हैं। www.lmgeography.com वेबसाइट पे जाइए और अपना जिस नंबर से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है नंबर डालिए, ओटीपी वेरीफाई करिए और एलएम ज्योग्राफी कंटेंट को अब ऐप को
मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप और अपने पीसी में भी पढ़ें, आनंद लें और एक हैप्पी लर्निंग के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।